गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पेपर 1 स्टार्ट करने वाले हैं और पेपर 1 में टोटल 6 चैप्टर्स है। 6 चैप्टर में से हम लोग आज चैप्टर 2 शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है पावर सप्लाई। ठीक है, ये चैप्टर जो है पावर सप्लाई, इसको 15% का वेटेज है। ठीक है, चैप्टर जो है इसको 15% का वेटेज है। इसका मतलब 7.5 मार्क्स 7.5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है चैप्टर पे कंपलसरी आएंगे और विद ऑप्शंस तुम लोग 10 मार्क तक स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब पावर सप्लाई जो होता है, ये पावर सप्लाई मीन्स क्या होता है कि एक ऐसा सोर्स जहां से हम लोगों को पावर मिलता है। राइट, तो ये ऐसे सोर्सेज जो होते हैं जहां से हमको पावर मिलता है। ऐसे दो टाइप होते हैं, एक होता है एसी सोर्स और दूसरा होता है डीसी सोर्स। ठीक है, तो पावर सप्लाई जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है एसी पावर सप्लाई और दूसरा होता है डीसी पावर सप्लाई। ठीक है, एसी पावर सप्लाई मतलब क्या कि जहां से हमको एसी पावर मिलता है। ठीक है, और डीसी पावर सप्लाई का मतलब क्या होता है कि जहां से हमको डीसी वोल्टेज या डीसी पावर मिलेगा। ठीक है, फिर एसी पावर सप्लाई जो है हमको 11th में ही हो गया था। ठीक है, तो हमको इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो है डीसी पावर सप्लाई। चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? डीसी पावर सप्लाई पढ़ना है। ठीक है, फिर ये डीसी पावर सप्लाई जो होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, डीसी पावर सप्लाई जो है ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं रेगुलेटेड पावर सप्लाई और दूसरा होता है अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। ठीक है, डीसी सप्लाई जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है रेगुलेटेड पावर सप्लाई और दूसरा होता है अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। ठीक है, अब रेगुलेटेड पावर सप्लाई का मतलब क्या होता है कि ऐसा पावर सप्लाई जिसमें रेगुलेटर यूज होता है। विथ रेगुलेटर, ऐसा पावर सप्लाई जिसमें क्या रहता है? रेगुलेटर रहता है। और अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई का मतलब क्या होगा? ऐसा पावर सप्लाई जिसमें रेगुलेटर नहीं रहता है, विदाउट रेगुलेटर। विदाउट रेगुलेटर। ठीक है, डीसी पावर सप्लाई दो टाइप के होते हैं, एक रेगुलेटेड दूसरा अनरेगुलेटेड। रेगुलेटर यूज होता है तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई, अगर रेगुलेटर नहीं यूज करते हैं तो अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। ठीक है, फिर चैप्टर में हमको कौन सा पढ़ना है? तो चैप्टर में हमको पढ़ना है रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ठीक है, अब देखो चैप्टर का नाम तो सिर्फ पावर सप्लाई पढ़ना है, बट एक्चुअली चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है? डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ठीक है, एक्चुअल पावर सप्लाई का पूरा नाम यहाँ पे क्या हो गया कि डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अभी डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ये समझ में आ गया? पावर सप्लाई दो टाइप के होते हैं, एसी डीसी। डीसी के दो टाइप, रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड। रेगुलेटर यूज किया तो रेगुलेटेड, नहीं यूज किया तो अनरेगुलेटेड। तो हमको अभी पढ़ना है कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है, ये जो थी कंसेप्ट थी, फर्स्ट टॉपिक जो है वो है ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई। जो हमने अभी देखा है रेगुलेटेड पावर सप्लाई, उसका ब्लॉक डायग्राम अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर का कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, 4 मार्क के लिए आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे।
ये है हमारा ब्लॉक डायग्राम किसका, डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई का। ठीक है, अब हमने इसको ब्लॉक डायग्राम बोला है, सर्किट डायग्राम नहीं बोला है। तो ऐसी डायग्राम जिसमें हम लोग सिर्फ ब्लॉक से दिखाते हैं सारे कंपोनेंट्स या डिवाइसेस, उसको ब्लॉक डायग्राम बोलते हैं। और जिसमें हम लोग कंपोनेंट का डायग्राम ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं सर्किट डायग्राम। ठीक है, अब ये जो डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई है, इस डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई में क्या क्या आता है, तो पहले आता है ट्रांसफार्मर, देन रेक्टिफायर, देन फिल्टर और उसके बाद वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, तो ये अब देखेंगे हम लोग कि ये हर एक चीज, हर एक जो हमने यहाँ पे कंपोनेंट लगाए हुए हैं उनका काम क्या है। तो ये रेगुलेटेड पावर सप्लाई जो होता है डीसी रेगुलेटेड, ये कन्वर्टर है, जनरेटर नहीं है। ठीक है ना, तो ये अगर कन्वर्टर है तो हमको उसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ क्वांटिटी देनी पड़ेगी। अब कन्वर्ट करके ही हमको क्या दे रहा है, डीसी आउटपुट दे रहा है। तो ये क्या कन्वर्ट करेगा, तो ये एसी को कन्वर्ट करके हमको डीसी देगा, बराबर है। तो इसीलिए इसके इनपुट में क्या रहेगा, एसी इनपुट रहेगा और आउटपुट में क्या मिलेगा, डीसी आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब एसी इनपुट जो है ये हमको कहाँ से मिलेगा, तो मेंस से मिलेगा, घर में हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड रहते हैं वहां से मिलेगा। हम लोग डोमेस्टिक मेंस सप्लाई जो यूज करते हैं उससे हमको 230 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो पहला जो है ये है ट्रांसफार्मर। अब तुम लोगों को पता होगा ट्रांसफार्मर जो होता है, इस सिंबल में यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ ट्रांसफार्मर का। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, तो ट्रांसफार्मर इज यूज टू ट्रांसफर एसी वोल्टेज टू द लोड। मतलब कोई भी ट्रांसफार्मर जो होता है वो एसी वोल्टेज को मेन से लेके आगे लोड में ट्रांसफर करता है। लोड मतलब क्या, ट्रांसफार्मर के आगे हम जो भी लगाएंगे, जो भी डिवाइसेस लगाएंगे, जो भी कंपोनेंट लगाएंगे उसको बोलते हैं लोड। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है कि ट्रांसफार्मर ऐसा कंपोनेंट है जो एसी वोल्टेज को ट्रांसफर करता है। किसके पास ट्रांसफर करता है, तो लोड के पास। यहाँ पे सिंबल ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, कोई भी ट्रांसफार्मर को दो वाइंडिंग होती है, इधर साइड को बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है वो हमेशा 230 वोल्ट को कनेक्ट रहेगी। ठीक है, और सेकेंडरी वाइंडिंग हमेशा कहाँ रहेंगी, लोड को रहेगी। ठीक है, अब जैसे हमने अभी बोला है कि ट्रांसफार्मर जो है एसी वोल्टेज को ट्रांसफर करता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ट्रांसफार्मर को हमेशा 230 मिलेगा, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि उसको 230 ही लगेगा। कभी कभी लोड को 230 से ज्यादा भी लगता है, कभी कभी 230 से कम भी लगता है। फिर ऐसे केस में ट्रांसफार्मर क्या करेगा, तो फिर लोड को कितना वोल्टेज लगता है उसके अकॉर्डिंग हमको ट्रांसफार्मर का स्पेसिफिकेशन चूज करना पड़ता है। ठीक है, अगर हमको लोड में 230 से ज्यादा चाहिए, इफ लोड, लोड जो होता है लोड को चाहिए 230 से ज्यादा। ठीक है, तो जो भी ट्रांसफार्मर यूज करते हैं उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर लोड को क्या चाहिए, 230 से ज्यादा चाहिए, तो यहाँ हम लोग क्या यूज करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर लोड को 230 से कम वोल्ट चाहिए तो हम लोग कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के ऐसे दो टाइप होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। लोड को अगर 230 से ज्यादा चाहिए तो स्टेप अप यूज करेंगे, 230 से कम चाहिए तो स्टेप डाउन यूज करेंगे। लेकिन अगर इक्वली चाहिए, लोड और 230 इक्वली चाहिए, तो इस टाइप में आइसोलेशन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। ठीक है, तीसरा टाइप जो होता है वो होता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। ये कब यूज करेंगे, अगर लोड को 230 ही चाहिए रहता है उसलिए। अब 230 चाहिए रहता है इसका मतलब क्या, कि अगर डायरेक्ट लोड को 230 चाहिए तो ये एसी में से भी मिल सकता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर यूज करने की जरूरत क्या होती है, तो ट्रांसफार्मर में जो ये वाइंडिंग, ये जो है ये आइसोलेशन लाइंस दिखाई रही है यहाँ पे दो दिख रही है, इसको आइसोलेशन लाइंस बोलते हैं। इसकी वजह से जो है प्राइमरी और सेकेंडरी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है, जिसकी वजह से हमको शॉक नहीं लगता है। तो टू अवॉइड द रिस्क ऑफ शॉक, ट्रांसफार्मर इज यूज फॉर द लोड व्हेन लोड रिक्वायर्स 230 वोल्ट। मतलब 230 भी लगता हो, 230 से लगता होगा लोड को, तो भी हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करते हैं किसके लिए, टू अवॉइड द शॉक
टू अवॉइड द रिस्क ऑफ शॉक। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर हो गया। अब हमने बोला है कि ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को ट्रांसफर करता है, तो इसको जो वोल्टेज मिलेगा इसकी वेव साइन वेव भी रहेंगी क्योंकि उसको एसी मिल रहा है, बट उसने एसी को एसी ही ट्रांसफर किया, इसीलिए हमने वेव जो है इसके आउटपुट में हमको एसी वेव भी मिलेगी। बराबर है, ये हो गया ट्रांसफार्मर का। राइट, अब उसके बाद है रेक्टिफायर। अब हमारे पास एसी वोल्टेज है, ठीक है, हमको एसी वोल्टेज को कन्वर्ट करना है इनटू डीसी वोल्टेज। ठीक है, तो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने वाले जो डिवाइसेस होते हैं उनको बोलते हैं रेक्टिफायर। ये क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी इसके पास एसी आ गया तो रेक्टिफायर ने क्या किया, उसको डीसी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब रेक्टिफायर जो होता है ये अगर हमको बनाना है, सर्किट में लगाना है, तो उसके लिए पीएन जंक्शन डायोड यूज किया जाता है। रेक्टिफायर जो होता है उसके लिए क्या यूज करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, अगर हम लोग एक लगाते हैं पीएन जंक्शन डायोड तो उसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, और अगर तुम दो लगा रहे हो, अगर हम लोग दो डायोड लगा रहे हैं D1 और D2, इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। और अगर हम ब्रिज के फॉर्म में चार यूज कर रहे हैं, D1, D2, D3, D4। ठीक है, अगर हम चार यूज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ब्रिज वेव रेक्टिफायर। ठीक है, ऐसे रेक्टिफायर के तीन टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो रेक्टिफायर क्या करता है, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर अगर हमको बनाना है तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, पीएन जंक्शन डायोड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो रेक्टिफिकेशन का काम करता है। मतलब पीएन जंक्शन डायोड को हमने अगर एसी वोल्टेज दिया तो वो हमको क्या देगा, डीसी देगा। तो इसके बेसिस पे कितने हम लोग पीएन जंक्शन डायोड यूज कर रहे हैं, इसके बेसिस पे रेक्टिफायर के तीन टाइप्स होते हैं। पहला होता है हाफ वेव रेक्टिफायर जिसमें एक पीएन जंक्शन डायोड होता है। फिर होता है फुल वेव रेक्टिफायर जिसमें हम लोग दो डायोड यूज करेंगे कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर। एंड अगर हम लोग चार लगा रहे हैं इन ब्रिज फॉर्म तो उसको बोलते हैं ब्रिज वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब यहाँ देखो रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो ऐसे फॉर्म में दिखाया गया है, इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग आउटपुट। ठीक है, अब बेसिकली वो जो है इसका रेक्टिफायर का आउटपुट ऐसा चाहिए। ठीक है, रेक्टिफायर का आउटपुट क्या चाहिए, ऐसा चाहिए, स्मूथ डीसी जिसको बोलते हैं। बट यहाँ देखो शेकिंग दिख रहा है, इसको फ्लक्चुएटेड बोलते हैं या फिर पल्सेटिंग डीसी भी बोलते हैं। अब ऐसा आउटपुट क्यों आया हुआ है, तो रेक्टिफायर जो होता है इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो होता है कि वो 100% फिल्टरिंग नहीं करता है। ठीक है, रेक्टिफायर जो होता है वो 100% फिल्टरिंग नहीं करता है। फिर ये जो एसी वोल्टेज उसको ट्रांसफार्मर से मिलता है वो कुछ वोल्टेज को उसमें से कुछ वोल्टेज को कन्वर्ट करता है डीसी में, बट कुछ वोल्टेज जैसा का वैसा डीसी वोल्टेज के साथ आ जाता है। मतलब क्या कि ये जो रेक्टिफायर है इसका आउटपुट क्या रहता है, डीसी तो रहता ही है जो इसने कन्वर्ट किया हुआ है, प्लस उसमें कुछ एसी कंपोनेंट्स भी रहते हैं जो रेक्टिफायर कन्वर्ट नहीं कर पाता। तो ये जो एसी कंपोनेंट होते हैं ये वोल्टेज छोटा सा होता है, डीसी ज्यादा होता है, बट ये छोटा सा वोल्टेज जो है इस स्मूथ डीसी को फ्लक्चुएट करता है, मतलब उसको हिलाता है, उसको डिस्टर्ब, इसको उसके पाथ में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। तो इस छोटे से एसी कंपोनेंट की वजह से यहाँ पे जो आउटपुट है रेक्टिफायर का वो हमको ऐसा मिलता है, पल्सेटिंग मिलता है, जिसको फ्लक्चुएटेड भी बोलते हैं या पल्सेटिंग भी बोलते हैं, पल्सेटिंग भी बोलते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे ऐसा जो है शेकिंग आउटपुट हमको मिला है। ठीक है, तो ये हो गया रेक्टिफायर। उसके बाद देखो अभी ये जो हमको एसी कंपोनेंट मिला है रेक्टिफायर में, ये इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमको आउटपुट डिजायर नहीं मिल रहा है। तो हमारा क्या काम अभी क्या रहेगा कि ये जो एसी कंपोनेंट आए हुए हैं इस एसी कंपोनेंट को रिमूव करो, जितना हो सके उतना रिमूव करो और स्मूथ डीसी लाओ। बराबर है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे में मिक्स होते हैं, सुपरइम्पोज रहते हैं, तो उसको उन दोनों में से एसी कंपोनेंट को निकालने के लिए, उसको फिल्टर करने के लिए, उसको हटाने के लिए
पावर सप्लाई में क्या यूज किया जाता है, फिल्टर यूज किया जाता है। फिल्टर क्या करता है, इट इज यूज टू रिमूव एसी कंपोनेंट्स फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के आउटपुट में जो भी यहाँ पे एसी कंपोनेंट आए हुए हैं डीसी के साथ, उसको रिमूव करने के लिए सर्किट में, पावर सप्लाई में फिल्टर यूज किया जाता है। ठीक है, अब अगर हमको फिल्टर बनाना है तो इसमें भी हम लोग अगर कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैपेसिटर फिल्टर, कैपेसिटर फिल्टर। ठीक है, अगर हम इंडक्टर यूज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं इंडक्टर फिल्टर। और अगर हम इंडक्टर और कैपेसिटर, इंडक्टर कैपेसिटर यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं एलसी फिल्टर। और अगर हम रेजिस्टर और कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, इसका अगर दो सेक्शन यूज कर रहे हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं आरसी फिल्टर। ऐसे चार जो है, चार फिल्टर के टाइप्स होते हैं। ठीक है, फिल्टर क्या करता है, फिल्टर जो है रेक्टिफायर के आउटपुट में जो भी फ्लक्चुएशंस आए हुए हैं, जो भी पल्सेटिंग डीसी आया हुआ है, या जो भी एसी कंपोनेंट्स आए हुए हैं डीसी के साथ साथ, उसको रिमूव करने के लिए या उसको ब्लॉक करने के लिए फिल्टर यूज किया जाता है। ठीक है, फिल्टर के लिए हम लोग कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर, ये तीन टाइप कंपोनेंट जो है वो यूज कर सकते हैं। तो अगर कैपेसिटर हम लोग यूज करते हैं तो उस फिल्टर को कैपेसिटर फिल्टर बोलते हैं। ओनली इंडक्टर यूज करेंगे तो इंडक्टर फिल्टर, और दोनों को कॉम्बिनेशन यूज करेंगे तो एलसी फिल्टर। और रेजिस्टर और कैपेसिटर का अगर हम लोग कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, आरसी फिल्टर बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया फिल्टर के लिए। लेकिन हमको पता है कि फिल्टर भी जो होता है, कोई भी फिल्टर 100% फिल्टरिंग नहीं करता है। ठीक है, फिल्टर में भी कुछ वोल्ट ऐसे कंपाउंड ऐसे रहेंगे ही जो ये फिल्टर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका आउटपुट देखो, ये ऐसे दिखाया हुआ है ना, ऐसे चाहिए लेकिन ऐसे दिखाया गया है। ऐसे क्यों आया गया है, इस एसी कंपोनेंट की वजह से। कौन से एसी कंपोनेंट, जो फिल्टर नहीं, मतलब फिल्टरिंग नहीं कर पाया, उसकी वजह से यहाँ पे फिल्टर का आउटपुट जो है थोड़ा सा फ्लक्चुएटेड आता है, जिसको रिपल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्लक्चुएटेड बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलेंगे, रिपल वोल्टेज बोलेंगे। राइट, तो ये अभी आपको ये रिपल भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये रिपल निकाल के हमको वोल्टेज रेगुलेटर, ये रिपल निकाल के हमको आउटपुट वोल्टेज जो है डीसी वाला, वो स्मूथ लाना पड़ेगा, तो कांस्टेंट लाना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर यहाँ पे यूज किया है वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, जैसे उसका नाम ही वोल्टेज रेगुलेटर है, तो ये क्या करता है, ये आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है। ठीक है, अगर यहाँ से आने वाला वोल्टेज, जिसको हम लोग वीएस बोलते हैं, सप्लाई वोल्टेज चेंज होता है, या फिर यहाँ पे जो रेजिस्टर रहेगा, जिसके थ्रू आरएल फ्लो होगा, आईएल फ्लो होगा, ये आईएल, ये दोनों भी अगर कम ज्यादा होते हैं, मतलब चेंजेस आता है दोनों में, तो भी वोल्टेज रेगुलेटर जो है आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट करता है। ठीक है, अब वोल्टेज रेगुलेटर अगर हमको बनाना है तो उसके लिए जीनर डायोड यूज किया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग जीनर डायोड यूज करते हैं तो उसको जीनर वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं। अगर हम ट्रांजिस्टर यूज करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांजिस्टराइज वोल्टेज रेगुलेटर, ट्रांजिस्टराइज वोल्टेज रेगुलेटर। और अगर हम 3 टर्मिनल की आईसी यूज करते हैं उसको बोलते हैं 3 टर्मिनल आईसी वोल्टेज रेगुलेटर। ऐसे वोल्टेज रेगुलेटर के 3 टाइप होते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है, voltage regulator is used to regulate the output voltage even if there is any change in the supply voltage or any change in the load current। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर जो है उसको बनाने के लिए अगर हम जीनर डायोड यूज करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, जीनर वोल्टेज रेगुलेटर बोलेंगे। और अगर हम ट्रांजिस्टर के साथ ट्रांजिस्टर यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांजिस्टराइज वोल्टेज रेगुलेटर। और अगर हम आईसी यूज करते हैं 3 टर्मिनल वाली, तो उस वोल्टेज रेगुलेटर को हम क्या बोलेंगे, 3 टर्मिनल आईसी वोल्टेज रेगुलेटर बोलेंगे। और हमको आउटपुट वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट टॉपिक जो था ब्लॉक डायग्राम ऑफ डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट चैप्टर में क्या है, तो इनके जो टाइप्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं इनकी डिटेल में स्टडी है।
इसमें से ट्रांसफार्मर जो है वो 11th में ही हो गया था। 11th के सिलेबस में टोटल जो है कंप्लीट ट्रांसफार्मर की स्टडी है, तो इसीलिए हमको 12th में अभी उसकी स्टडी नहीं दी हुई है। ठीक है, तो अभी हमको चैप्टर में आगे पढ़ना है रेक्टिफायर, उसके टाइप्स, फिल्टर के टाइप्स और वोल्टेज रेगुलेटर के टाइप्स। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिफायर। रेक्टिफायर पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, ये देखो, ये है पूरा
रेक्टिफायर का टॉपिक। अब ये रेक्टिफायर के टॉपिक पे तीनों रेक्टिफायर में से हाफ वेव हो, फुल वेव हो या फिर ब्रिज वेव हो, तीनों रेक्टिफायर में से किसी एक रेक्टिफायर पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ रेक्टिफायर। ठीक है, 3 मार्क के लिए आ सकता है कोई भी टाइप का रेक्टिफायर। और अगर ये रेक्टिफायर नहीं आता है, ठीक है, रेक्टिफायर अगर नहीं आएगा तो तीनों में से किसी एक का जो है वो न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो हम लोग तीनों एक साथ पढ़ने वाले हैं ताकि हमको कंपेयर करने के लिए आसानी हो, और कंपेयर करके पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में भी आएगा। ठीक है, तो हमने अभी देखा था कि रेक्टिफायर अगर हमको बनाना है तो रेक्टिफायर के लिए हमको पीएन जंक्शन डायोड लगता है। एक डायोड यूज करेंगे तो हाफ वेव रेक्टिफायर, 2 लगाओगे तो फुल वेव रेक्टिफायर, 4 लगाओगे तो ब्रिज वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब इसमें देखो पहले है हाफ वेव रेक्टिफायर। अब इसका डायग्राम समझ लो, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज वेव रेक्टिफायर का। ठीक है, तो जैसे हमने पहले बताया कि रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता। ठीक है, अब इसको एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या लगेगा, एसी वोल्टेज देना पड़ेगा उसको। तो इस डायोड को एसी वोल्टेज कौन देगा, ट्रांसफार्मर देगा। इसीलिए डायोड के पहले ट्रांसफार्मर लगाया गया है। डायोड के पहले ट्रांसफार्मर, डायोड के पहले ट्रांसफार्मर लगाए गए। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर को वोल्टेज कौन देगा, तो वो देगा एसी इनपुट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन सप्लाई। तो यहाँ से ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज लेगा। ठीक है, और जिसका जितना इसको लगता है सेकेंडरी से ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब ये जो कोई भी रेक्टिफायर है, ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, आरएल मतलब क्या है, लोड वोल्टेज है, और वीडीसी क्या है, आउटपुट वोल्टेज, जिसको डीसी वोल्टेज बोलते हैं। अब कोई भी रेक्टिफायर हो, हाफ वेव हो, फुल वेव हो या फिर ब्रिज वेव रेक्टिफायर हो, उसका वर्किंग अगर हमको एक्सप्लेन करना है तो हमको साइन वेव के फॉर्म में एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, अब ये जो है ट्रांसफार्मर से हमको साइन वेव मिल रही है, साइन वेव हम किसको दे रहे हैं, रेक्टिफायर को दे रहे हैं। अब सभी को पता है कि ऊपर वाले पार्ट को पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलते हैं और नीचे वाले को निगेटिव हाफ साइकिल बोलते हैं। तो रेक्टिफायर का वर्किंग अगर हमको एक्सप्लेन करना है तो उस वर्किंग के लिए हमको 2 पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। हाफ वेव में ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होता है और ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल क्या होता है। ठीक है, तो देखो पहले हाफ वेव रेक्टिफायर का हम देखेंगे कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब यहाँ से पॉजिटिव हाफ साइकिल सर्किट के अंदर आएगी, कहाँ से, ट्रांसफार्मर से। ठीक है, तो इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के जब आएगी सर्किट के अंदर, तो ये जो है डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, ये क्या बनेगा, ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा। ठीक है, हमको पीएन जंक्शन डायोड की थ्योरी पता है कि वो फॉरवर्ड बायस्ड जो होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव रहते हैं तो वो फॉरवर्ड बायस बनता है। जब पॉजिटिव पार्ट सर्किट के अंदर आएगा तो ये टर्मिनल पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा। बराबर है, इसका मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल जब आएगी सर्किट इस डायोड के पास, तो डायोड जो है वो क्या बनेगा, फॉरवर्ड बायस्ड बनेगा। अब डायोड फॉरवर्ड बायस्ड बनेगा, इसका मतलब वो कंडक्ट हो गया है, पीएन जंक्शन डायोड क्या हो गया, कंडक्ट हो गया है। तो उसके थ्रू ये क्या होगा, यहाँ से करंट पास होगा और हमको यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, वीडीसी मिलेगा। बराबर है, तो ये पॉइंट हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड डी becomes forward biased, means terminal A becomes positive and terminal B becomes negative. Therefore current will flow through the diode and we will get the output voltage across RL. ठीक है, अब इस हाफ साइकिल में हमको आउटपुट मिला, तो देखो हमने क्या दिया, ये एसी इनपुट दी, ये इनपुट है, और हमको आउटपुट में यहाँ पे क्या मिला, वोल्टेज मिला। ठीक है, ये ऐसी वेव आएंगी। फिर निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, निगेटिव हाफ साइकिल में ये निगेटिव हाफ साइकिल मतलब यहाँ से नीचे वाला पार्ट जाएगा। ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट जाएगा, इस यहाँ पे ये जो है ये वाला पॉइंट निगेटिव और ये पॉजिटिव, मतलब ये रिवर्स बायस बनेगा। तो ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल डायोड डी बिकम्स रिवर्स बायस, और अगर पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस है, इसका मतलब क्या होता है, नो करंट विल फ्लो थ्रू द डायोड, ये डायोड के थ्रू कोई भी करंट पास नहीं होगा और हमको यहाँ कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। इसीलिए वेवफॉर्म में निगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट जो है वो वर्किंग के हैं। क्या लिखना है कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड डी बिकम्स फॉरवर्ड बायस्ड, therefore terminal A becomes positive and B becomes negative, therefore diode D conducts, means current will flow through the diode and we will get the output voltage across RL. ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है।
and during negative half cycle diode D becomes reverse bias. ठीक है, diode D becomes reverse bias means no current will flow through the diode and we will not get any output voltage across RL. यहाँ पे नेगेटिव में हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो इसको हाफ वेव रेक्टिफायर क्यों बोलते हैं? देखो, तो अगर हमने पूरी वेव दी है तो हमको आधे पार्ट में ही आउटपुट मिल रहा है, इसीलिए उसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं कि आउटपुट इनपुट में पूरी वेव देंगे तो आउटपुट में हमको क्या मिलेगा? आधी वेव मिलेगी। ठीक है, तो ये इसका वर्किंग हो गया। अब इसके फॉर्मूले देखो, ये जो VDC होता है, ये VDC फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो है 0.318 इंटू वीएम। वीएम दिया रहेगा, वीएम मतलब मैक्सिमम वोल्टेज। अगर ये से तुम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते हो तो दूसरा फॉर्मूला है वीएम अपॉन पाई। ठीक है, दूसरा है पीआईवी, सो पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, पीक इनवर्स वोल्टेज मतलब क्या? डायोड जब रिवर्स बायस में रहेगा तो रिवर्स बायसिंग का जो पीक वोल्टेज रहेगा, पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, यहाँ का पीक इनवर्स वोल्टेज, तो रिवर्स बायस का जो मैक्सिमम वोल्टेज रहेगा पीएन जंक्शन डायोड का, उसको हम लोग पीक इनवर्स बोलेंगे और वो वीएम इतना ही रहेगा। जितना तुमको वीएम मिलेगा उतना ही हाफ वेव रेक्टिफायर में पीआईवी रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये है आईओ। आईओ को बोलते हैं करंट रेटिंग ऑफ अ डायोड। ठीक है, ये करंट रेटिंग ऑफ अ डायोड क्या होता है कि दिस इज द मैक्सिमम करंट द डायोड कैन हैंडल विदाउट एनी डैमेज। इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है, जब तक डायोड डैमेज नहीं होता तो जितना मैक्सिमम करंट वो हैंडल करेगा उसको बोलते हैं आईओ, द मैक्सिमम करंट द डायोड कैन हैंडल विदाउट एनी डैमेज। उसका जो फॉर्मूला है वो आईडीसी इतना ही है। आईडीसी अगर नहीं दिया रहेगा तो उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला वीडीसी अपॉन आरएल। आरएल मतलब लोड रेजिस्टर। ठीक है, और चौथा फॉर्मूला है रिपल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रिपल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है इनपुट फ्रीक्वेंसी। अब इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है? तो देखो, इस सर्किट का पूरा इनपुट एसी इनपुट है 230 है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है? 50 हर्ट्ज रहती है। इसका मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर में हमेशा रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी रहेंगी? 50 हर्ट्ज की रहेंगी। ठीक है, इसके बाद ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर का। अब देखो फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब यहाँ फुल वेव में देखो कंस्ट्रक्शन जो है वो हमने ट्रांसफार्मर लगाया है एसी इनपुट लेने के लिए। उसके बाद फुल वेव रेक्टिफायर है तो हमको दो डायोड लगाना है D1 और D2। अब यहाँ देखो सेंटर भी इसका टैप करके यहाँ पे RL लगाया गया है, तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर यूज किया गया है ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर है। और यहाँ जब क्योंकि यहाँ पे हमको एक ही डायोड लगाना है, बट यहाँ पे हमको दो डायोड लगाना है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो ये ट्रांसफार्मर हम लोग लगा रहे हैं या जो ट्रांसफार्मर लगाया जाता है उसको बोलते हैं सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। इसका सेंटर जो होता है तीसरा टर्मिनल सेकेंडरी का वो आरएल से टैप किया जाता है। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज होता है, हाफ वेव में नॉर्मल ट्रांसफार्मर यूज होता है। ठीक है, अब इसका वर्किंग क्या होगा? इसका वर्किंग भी हमको ऐसे ही दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो कौन से दो पार्ट में? कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल व्हाट हैपेंस इन द सर्किट एंड ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल व्हाट हैपेंस। ठीक है, अब क्या होगा देखो, व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल सर्किट के अंदर जाएंगे, मतलब जब सर्किट के अंदर पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी। ठीक है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म डायोड D1 becomes फॉरवर्ड बायस, D2 becomes रिवर्स बायस। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल सर्किट के अंदर जाएगी तो डायोड D1 जो है ये फॉरवर्ड बायस बनेगा और D2 क्या बनेगा? रिवर्स बायस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से लेके वोल्टेज करंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद कहाँ जाएगा? तो ये जो RL लगाया गया है हमने बीच में सेंटर में, इसकी वजह से इस सेकेंडरी के, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है प्राइमरी वाइंडिंग, इस सेकेंडरी के दो पार्ट हुए हैं। इसको बोलते हैं अपर हाफ ऑफ द सेकेंडरी, इसको बोलेंगे लोअर हाफ ऑफ द सेकेंडरी। ठीक है, तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल सर्किट के अंदर जाएगी तो करंट जो है अपर हाफ ऑफ द सेकेंडरी यहाँ पे आएगा, D1 के पास जाएगा और RL के पास जाएगा और हमको यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो इसका वर्किंग हम लोग कैसे लिखेंगे? ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC input, diode D1 becomes forward biased, D2 becomes reverse biased. Therefore, current will flow through the upper half of the secondary, through the D1 and through the RL, and we will get the output voltage across RL.
तो यहाँ पे पॉजिटिव हाफ में हमको क्या मिली, वेव मिली। ठीक है, अब ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा, ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल डायोड D2 becomes forward biased, D1 becomes reverse biased. Therefore, current will flow through the lower half of the secondary through the D2 and through the RL and we will get the output voltage. तो हमको निगेटिव में भी यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। अब यहाँ वेवफॉर्म देखो, दोनों पार्ट में हमको आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, इसीलिए इसको फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं कि फुल वेव देने के बाद हमको दोनों पार्ट में, दोनों फुल वेव में क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। इसमें आधे में ही मिलता था तो हाफ वेव रेक्टिफायर, यहाँ पे दोनों में मिल रहा है तो फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, इसके फॉर्मूला देखो, VDC फाइंड आउट करना है तो 0.636 इंटू वीएम है तो ट्वाइस वीएम अपन पाए। इसका पीक इनवर्स वोल्टेज जो है 2 है तो ट्वाइस वीएम है। IDC जो है 0.5 इंटू IO जो है 0.5 इंटू IDC का सेम फॉर्मूला। और इसकी रिपल फ्रीक्वेंसी जो होती है ये इनपुट के डबल होती है, मतलब ये कितनी आएंगी, 100 आएंगी। इनपुट की 50 रहती है तो इंटू 2 करेंगे तो 100 हर्ट्ज आएंगी। ठीक है, इसका PIV मतलब क्या, पीक इनवर्स वोल्टेज रिवर्स बायस का वोल्टेज। IO मतलब क्या, मैक्सिमम करंट द डायोड कैन हैंडल विदाउट एनी डैमेज। ठीक है, ये हो गया फुल वेव रेक्टिफायर। अब देखो ब्रिज वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज वेव रेक्टिफायर अगर तुम लोग देखोगे तो सिर्फ PIV को छोड़ के बाकी के सारे फॉर्मूले जो है वो सेम टू सेम है। ठीक है, अब ये और ये सेम ही है, मतलब इसका जो फॉर्मूले होते हैं वो सेम ही है, लेकिन दोनों में से प्रैक्टिकली ये हाफ वेव रेक्टिफायर जो है छोटे स्केल के प्रोजेक्ट में, छोटे स्केल के प्रोजेक्ट में फुल वेव रेक्टिफायर जो है ये वाला ज्यादा यूज करते हैं कंपेयर टू ब्रिज वेव रेक्टिफायर। ठीक है, क्योंकि ये ब्रिज वेव रेक्टिफायर कॉम्प्लिकेटेड होता है कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसको पहले सोल्डर करके ब्रिज बनाना पड़ता है, उसके बाद उसको क्या करना पड़ता है, सर्किट में माउंट करना पड़ता है। तो ये जो है कंस्ट्रक्शन के लिए इजी होता है, इसीलिए छोटे लेवल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें हाफ वेव रेक्टिफायर ज्यादा यूज करते हैं कंपेयर टू ब्रिज वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब इसका वर्किंग भी ऐसे लिखना है हमको कि पॉजिटिव हाफ साइकिल निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल जब सर्किट के अंदर जाएगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ आएगी। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल मतलब ये वाला पॉइंट पॉजिटिव हो गया। अब ये कहाँ जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये करंट यहाँ से लेके इधर जाएगा, यहाँ जाएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट डायोड D2 and diode D4 becomes forward biased and D1 and D3 becomes reverse biased. Therefore, current will flow through the D2 current will flow through the secondary of the transformer through the D2, through the RL and through the D4 and we will get the output voltage across the RL. ठीक है, तो यहाँ पे हमको आउटपुट वोल्टेज मिला। फिर क्या होगा ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल डायोड D1 and diode D3 becomes forward bias and diode D2 and D4 becomes reverse bias. Therefore, current will flow through the D1 through the RL and through the D3 and we will get the output voltage across the RL. इसमें भी हमको दोनों इसमें आउटपुट मिल रहा है, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन ब्रिज के फॉर्म में रहता है रेक्टिफायर का, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्रिज वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले भी इसके जैसे ही है, बस इसका PIV जो होता है ये VM होता है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा रेक्टिफायर का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर ये नहीं आता है क्वेश्चन तो इसके जो है इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल है, जो फॉर्मूले दिए हुए हैं उस फॉर्मूले को ही हमको पुट करना है, क्वांटिटीज देखे रहती है, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं। फॉर्मूला लिखो, वैल्यूज पुट करो। ठीक है, वैल्यूज पुट करने के बाद क्या करना है, उसमें कैलकुलेशन करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हो गया रेक्टिफायर। अब अगर इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं तो देखो क्या करना है। न्यूमेरिकल्स जो है अगर हाफ वेव रेक्टिफायर का रहता है, अभी तो हमको VDC फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर हमको VDC फाइंड आउट करना है तो हमको फॉर्मूला पता है कि 0.318 इंटू VM। ठीक है, अब VM दिया नहीं रहेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स कौन से, हाफ वेव रेक्टिफायर और ब्रिज वेव रेक्टिफायर, दोनों का प्राइस सेम होता है। ठीक है, बट VM नहीं दिया रहेगा तो VM इक्वल्स
N2 अपॉन N1 इंटू Vp। Vp मतलब पीक वोल्टेज, Vm मतलब मैक्सिमम वोल्टेज। अब प्रॉब्लम में N2 N1 दिया रहेगा, Vp नहीं दिया रहेगा, तो हम लिखेंगे बट Vp इक्वल्स Vrms अपॉन 0.707। ठीक है, 0.7 भी RMS अपॉन 0.707। तो न्यूमेरिकल्स में पहले हम VP फाइंड आउट करेंगे, VRMS मतलब दिया रहेगा, इससे हम लोग VP फाइंड आउट करेंगे। N2 और N1 का रेशो दिया रहेगा, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो VM मिलेगा, VM की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो VDC मिलेगा। ठीक है, ये VDC फाइंड आउट करने के फॉर्मूले हैं। किसमें सेम रहेगा, हाफ वेव रेक्टिफायर में और ब्रिज वेव रेक्टिफायर में। और अगर फुल वेव रेक्टिफायर रहता है, फुल वेव रेक्टिफायर में इस टाइप के न्यूमेरिकल्स नहीं रहते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर में जो है आरएमएस वोल्टेज दिया रहेगा, उसमें याद रखना है एक फार्मूला, जैसे VDC इक्वल्स क्या है, VDC इक्वल्स 0.636 इंटू VM होता है। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, ट्वाइस VM इक्वल्स VP होता है। ट्वाइस VM इक्वल्स क्या होगा, ट्वाइस VM इक्वल्स VP होता है। तो VP कैसे फाइंड आउट करेंगे फिर हम लोग, VP इक्वल्स VRMS अपॉन 0.707। ठीक है, VRMS अपॉन 0.707। ठीक है, तो इससे हम VP फाइंड आउट करेंगे, फिर यहाँ पे VM पुट करेंगे और VDC फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इतने सिंपल इसके न्यूमेरिकल्स है। वैल्यू देके रहेंगी, फार्मूला लिखना है, वैल्यूज पुट करना है और हमको आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा हाफ वेव रेक्टिफायर, ब्रिज वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। तो ऐसे करके हमारा यहाँ पे रेक्टिफायर का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिल्टर के सर्किट देखेंगे। ठीक है।